हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 में पूछे गए पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में वो ये था कि इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन कितने टाइम में इलेक्शन दोबारा होंगे। राइट। सो आर्टिकल 243 ई इस बारे में बात करता है और ये बताता है कि सबसे पहले जो हमारी पंचायत होती हैं उनका जो टर्म होता है वो होता है 5 ईयर्स। और पंचायत अगर अपना टर्म 5 साल का टर्म कंप्लीट करती है तो उस केस में अ, वो 5 ईयर्स का जो टर्म है वो कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन करा दिए जाते हैं। लेकिन इन सर्टेन केसेस अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस केस में डिसोल्यूशन से और आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है उस बीच इलेक्शन हो जाने चाहिए। सो इसका जो आंसर होगा वो 6 मंथ हो जाएगा, सी। Now, another question was, which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding Anti-Defection Act? Right. So इसका आंसर होगा शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 कैरी करता है सिंपली प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और ये ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। आर्टिकल 102 डील करता है डिफेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और आर्टिकल 191 डील करता है डिफेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। राइट। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोक सभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी। नाउ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है फर्स्ट टाइम फॉर्म की गई थी 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। इस कमेटी के हम अगर कंपोजिशन को देखें तो ये कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, और 22 में से 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। राइट। और जो ये मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे। साथ ही साथ ये मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर होता है। और जो चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय स्पीकर। 1967 तक जो ये चेयरमैन होते थे कमेटी के वो मेनली आते थे गवर्निंग पार्टी से। और 1967 में ये प्रोसेस ये कहा गया कि जो चेयरमैन होंगे वो इनवेरिएबली अपोजिशन पार्टी से ही होंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन। किस सेशन में हुआ था? तो इसका आंसर था लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन को हेड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे, जिनमें से पहला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गोल था वो डिसाइड किया गया कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन गोल होगा। और उसी के बेसिस पे 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे भी मनाया गया। दूसरा, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो कि लंदन में होने वाली थी उनको बॉयकॉट किया जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनको ये ऑथराइज किया गया कि वो सिविल ओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करें। एंड चौथा ये था कि कांग्रेस का जो गोल होगा फर्दर वो सोशलिज्म होगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, when the Hindi version of national anthem Jana Gana Mana was adopted by the Constituent Assembly of India। कब अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम का हिंदी वर्जन? आंसर होगा 1950, 24 जनवरी 1950। मेनली जो ये जन गण मन था उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली भाषा में लिखा गया था, भारतो भाग्य विधाता विधाता के रूप में। और कलकत्ता सेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसे गाया गया था। बाद में कैप्टन आबिद अली ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। कब इसको अडॉप्ट किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है कि नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 24, 1950। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो 1993 में जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट आया था उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन को स्टैब्लिश कर दिया गया था। और जो फर्स्ट पर्सन थे वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने 1993 से 1996 तक सर्व किया था कमीशन को। अनदर क्वेश्चन वाज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो आंसर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उन्होंने सर्व किया था अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक। और उसके बाद ही मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज, इन व्हिच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। द आंसर वुड बी 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर दिया गया था। इसका मेन जो गोल था वो था टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप पॉलिसीज एंड डिवाइस प्रोग्राम प्रमोटिंग डिसेंट वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। इसका फर्दर एम जो है वो है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। राइट। सो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज,
राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग दिस द फॉलोइंग, किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? तो बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में अंडर आर्टिकल 300 के अंदर एक लीगल राइट बना दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जनरल काउंसिल? जनरल काउंसिल होती क्या है? जनरल काउंसिल फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं और जो कि बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें यूनियन होम मिनिस्टर बैठते हैं। दूसरा, इसमें सभी उस जोन में पड़ने वाले सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और दो अदर मिनिस्टर्स भी इसमें होते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें अदर मेंबर्स होते हैं लाइक एक पर्सन वो होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा द देन प्लानिंग कमीशन और अभी के लिए नीति आयोग के द्वारा। दूसरे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, उस जोन में पड़ने वाले जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज। और तीसरा, डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, राइट। तो ये सारे मेंबर्स ही उस जनरल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन हेड करता है? जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स रोटेशनल बेसिस पे चेयरमैन होते हैं इस कमीशन के फॉर ईच सिंगल ईयर, है ना। एक एक साल के लिए उनको रोटेशन में कर दिया जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। एक तरफ स्टेट्स हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड में कितने सीट्स हैं अगर इतना भी पता होता। उत्तराखंड में हमें पता है कि सिर्फ 3 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए। तो इफ अगर हम देखें इसमें से कि बी के साथ कहीं पे तीसरा ऑप्शन है, तो बी के साथ तीसरा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में ही तीसरा ऑप्शन था। इसलिए सिर्फ इसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते थे कि आंसर जो है इसका वो डी हो जाएगा, राइट। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सार्क में पूछा गया था, अगेन सार्क समिट। और पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था इंडिया में। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल यही क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था 2016 वाले पेपर में भी। और अगर हम देखें सार्क को, तो सार्क एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया में, जिसके मेंबर्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और इसके अगर समिट्स की बात करें तो फर्स्ट समिट हुआ था बांग्लादेश ढाका में 1985 में, और सेकंड समिट बेंगलोर इंडिया में नवंबर 1986 में, और यही समिट फर्स्ट समिट था इंडिया में भी। Another question was which of the following constitution amendment is related to the formation of National Commission for Backward Classes in India? इसका आंसर है 102nd Constitution Amendment Act। तो ये एक्ट जो था, ये एक्ट केम इनटू फोर्स इन अगस्त 2018। और किया क्या इस एक्ट ने? द एक्ट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी फॉर्मेशन 1993 में हो चुकी थी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जब 1993 में आया था उसके साथ ही इसकी फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोवाइड की। इस एक्ट के साथ ही आर्टिकल 338 बी ऐड किया गया, जो कि स्ट्रक्चर बॉडीज एंड पावर को बताता है एनसीबीसी की। और इसी के साथ आर्टिकल 242 ए को भी ऐड किया गया, जो बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो नोटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कास्ट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, राइट। और पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर कास्ट को लिस्ट कर सकती है एज ए बैकवर्ड क्लास। नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? क्या होगा इसका आंसर? राज्यसभा के ही जैसे ये भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है, परमानेंट बॉडी होता है, और इसे डिसॉल्व भी नहीं किया जा सकता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर जो हैं वो एवरी सेकंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं 6 साल के लिए, राइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इयर्स, राइट। अनदर क्वेश्चन, who was the prime minister of India when the basic principle of nuclear doctrine of no first use was adopted? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था उसको हमने काफी डिटेल में पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं इसके लिए। Now, another question was on which of the following dates the Civil Services Day is celebrated in India? आंसर होगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को क्यों सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो हमारे प्रोविजनल ऑफिसर्स थे 9 के 47 बैच के, उनको एड्रेस किया था। और इसी इसी सेशन के दौरान उन्होंने हमारी ब्यूरोक्रेसी को या हमारे सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था, राइट। सो इसका आंसर 21 अप्रैल सी डी हो जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फर्स्ट टाइम जो है वो 2005 में बनाई गई थी, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया था। इसका मेनली जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी अपील्स हैं, उनको सुनना
चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों, इनसे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, ये सुनने का काम करता है। अनदर क्वेश्चन वाज इन व्हिच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड? इसका आंसर होगा 1981 और 1987 में इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया था। ये एक्ट मेनली प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन इन इंडिया, राइट। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज द लोएस्ट इन लोकसभा? किस ईयर में था? तो इसका जो आंसर है वो है 1977। इस साल में 1977 में ही जो नंबर ऑफ वुमेन जो इलेक्शन के बाद लोअर हाउस या लोकसभा तक पहुंच पाई थी वो थी सिर्फ 19 वुमेन। और ये इट वाज जस्ट 3.50% ऑफ द टोटल सीट्स, राइट। 542 सीट उस टाइम थी और 542 में से सिर्फ 19 वुमेन ही लोकसभा तक पहुंच पाई थी इलेक्ट होके। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? आर्टिकल 88 कहता है कि एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास राइट होता है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में वो बोल सकते हैं और इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर इवन इन जॉइंट सिटिंग वो वहां पे बोल सकते हैं और वो पार्ट ले सकते हैं। बट द ओनली इशू इज दैट इन प्रोसीडिंग्स में उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है, राइट। दे हैव नो राइट टू वोट इन दीस प्रोसीडिंग्स। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन अगर हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।